हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिएगा, इसी उम्मीद के साथ बच्चों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज अपनी ग्रामर की क्लास नंबर 20 है और आज आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो बच्चों अंत तक बने रहिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है एरर से। फाइंड आउट द एररियस पार्ट, इसके बाद है ऑफ द गिवन सेंटेंस। मीन्स क्या, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा। तो देखिएगा, नॉट ओनली वी सा द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो, फिर है द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आपको बताना होगा यहाँ पर कि किस पार्ट में एरर है। आप आंसर करते रहिए। बिल्कुल सही। देखिएगा, यहाँ पर एक रूल चलता है, नॉट ओनली अगर आया हो तो उसके साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। तो यहाँ तक तो करेक्ट है, ठीक है ना। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आ रहा है ना। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट ओनली और बट आल्सो, यदि वर्ब के साथ नॉट ओनली लगा है तो बट आल्सो भी वर्ब के साथ होना चाहिए। यदि जो है वर्ब के पहले नॉट ओनली सब्जेक्ट के पहले लगा है तो बट आल्सो भी होना चाहिए सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा कि बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर वी सा नॉट ओनली, ये क्रम होना चाहिए था। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। वी सा नॉट ओनली, फिर जो है द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। तो जो है यहाँ पर आपको द प्रेसिडेंट के पहले और द चीफ मिनिस्टर के पहले, चूँकि बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर के पहले आया है तो वी सा के बाद जो प्रेसिडेंट है उसके पहले नॉट ओनली आना चाहिए। ऐसे आइदर और नाइदर नॉर में भी होता है। तो यहाँ पर नॉट ओनली वी सा नहीं होगा, वी सा नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। मतलब कह रहा है कि हमने क्या देखा, दिल्ली के जो प्रेसिडेंट को ही नहीं देखा बल्कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी देखा, यानी कि राष्ट्रपति को देखा और मुख्यमंत्री को देखा। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आई डिड नॉट वेंट देयर, फिर है टू बाई बुक्स और रेमेनेंट्स फॉर यू। इसको बताइएगा यहाँ पर क्या गलती है, किस पार्ट में। आई डिड नॉट वेंट देयर टू बाई। अच्छा बच्चे ध्यान रखिएगा कि एरर हमेशा स्टार्टिंग से देखी जाती है। ऐसा नहीं कि ए पार्ट में आप न ध्यान दें, बी और सी पार्ट को देखने लगें तो कहीं ना कहीं आपके गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप पहचान नहीं पाते हैं। अंडरस्टूड। तो आपको ध्यान यही रखना है कि मतलब किस पार्ट को आप देखेंगे तो एरर पहचान पाएंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। आई डिड नॉट वेंट नहीं होता, बहुत अच्छे। ए पार्ट में रह रहा आई डिड नॉट गो होता है। ओके, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और अगर डिड नॉट ना हो, अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हेन वी रीच्ड हिज होम, फिर देखिएगा ही, फिर ब्लैंक स्पेस है प्लांट्स। अब आप इसको बताइएगा। ऐसे क्वेश्चंस, ये कंडीशनल सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंप्लीट करने के सेंस में पूछे जाते हैं। ओके, तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। व्हेन वी रीच्ड हिज होम ही प्लांट्स, तो ही वॉज वाटरिंग प्लांट्स या ही वाटर्ड प्लांट्स या ही हैज़ वाटर्ड प्लांट्स या ही विल वाटर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, वाटर देखिए बच्चों, अगर वाटर नाउन हो तो इसका मतलब होता है जल, यानी कि पानी जो हम लोग पीते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये वाटर वर्ब की तरह आ जाता है तो इसका मतलब होता है पानी देना। ओके, पौधों को पानी देना के सेंस में वाटरिंग प्लांट्स लगता है, ये वर्ब है। ओके, और ये आपका नाउन है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेक्शन होगा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट है। ही वॉज वाटरिंग प्लांट्स, मतलब जब हम वहाँ पहुँचे उसके घर पर तो वह पौधों को पानी दे रहा था। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट इवनिंग वाइल आई, फिर आपको एक ब्लैंक स्पेस है, अ वॉक आई मेट मिस्टर ललित। इसको बता दीजिएगा, वाइल आया है और वाइल और
व्हेन में यही अंतर होता है कि जब एक साथ दो काम हो तो व्हाइल का प्रयोग करते हैं, और एक काम के बाद दूसरा काम हो तो व्हेन का प्रयोग करते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, बताइएगा। लास्ट इवनिंग व्हाइल आई, फिर है अ वॉक आई मेट मिस्टर ललित। तो लास्ट इवनिंग बोल रहा है ना, आपको हिंट दे दिया कि दिस सेंटेंस इज इन पास्ट। तो इज टेकिंग, टेकिंग नहीं होगा, वॉज टेकिंग या टुक जो है किस में होगा। लास्ट इवनिंग आई टुक अ वॉक लेंगे कि लास्ट इवनिंग आई वॉज टेकिंग अ वॉक, मतलब टहलते हुए मिस्टर ललित से मिला कि टहला और मिला। तो बताइएगा कौन सा सेंस निकल रहा है, कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 का डी ऑप्शन मीन्स टहलते हुए। जब मैं कहाँ पर टहल रहा था, लास्ट इवनिंग आई वॉज टेकिंग अ वॉक या आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, इस तरीके से लगता है। आई मेट मिस्टर ललित, यानी कि कब जो है टहलते हुए, आते हुए, जाते हुए ऐसा हो तो व्हाइल प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। यस, आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस बच्चों आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसको आप कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो अनडेलिबल या अनएविटेबल, सॉरी इनडेलिबल या इनएविटेबल, इनफॉलिबल या इनविंसिबल, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वर्ड हैं और ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप बहुत आसानी से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके, बताइएगा कौन सा करेक्शन होगा इसमें। देखिए, डेलिबल को आप डिलीट दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। डिलीट आप दिमाग में रखेंगे तो आप जान पाएंगे अमिट, यानी कि जिस दैट कैन नॉट बी इरेज्ड या दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इनएविटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यही आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। जैसे कहा गया ना कि डेथ इज़ एन इविटेबल आर, ठीक है, यानी कि मृत्यु एक अमिट वक्त है, यानी कि इसको टाला नहीं जा सकता। डेथ इज श्योर, ओके, डेथ इज इनएविटेबल, इस तरीके से आप देखते हैं। इनफॉलिबल मीन्स होता है अ पर्सन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, यानी कि जिससे कोई गलती ही ना हो उसको इनफॉलिबल बोलते हैं। ओके, और चौथा है इनविंसिबल, मतलब दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। ओके, अजेय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके ओके, देखिए इनएविटेबल को हिंदी में अटल बोल सकते हैं, ठीक है ना, और इनविंसिबल मतलब अजेय बोल सकते हैं, जिसको जीता ना जा सके। ओके, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लीजिएगा। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, बताइएगा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट वर्ड है और मिलते जुलते वर्ड्स ये आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, बॉन्ड, दूसरा क्वायर या कोर, तीसरा होस्ट, चौथा ट्रूप। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नो बच्चे, बॉन्ड नहीं होगा, कोर होगा, ठीक है। कोर से ही कोरस बना है, ठीक है ना, मतलब ऐसे जो है ग्रुप ऑफ सिंगर्स का, एक ऐसा ग्रुप सिंगर्स का जो चर्च में परफॉर्म करता है, चर्च में गीत प्रस्तुत करता है। पहले ड्रामा वगैरह जो हुआ करते थे उसमें जो चर्च में गीत प्रस्तुत होते थे उसके लिए कोर यूज़ होता था, उसी से कोरस बना है। ओके, होस्ट मतलब तो मेहमान नवाजी करने वाला, और ट्रूप भी झुंड को कहते हैं। बॉन्ड ऑफ म्यूजिशियन होता है, यहाँ पर पर्टिकुलरली उस ग्रुप की बात की गई है जो क्या होता है, चर्च में होता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द थीफ एंटर्ड द रूम एंड ऑल द ऑर्नामेंट्स, इसको बताइएगा। आपको ये रूल बताया गया है और ये क्वेश्चन आई मीन टू से ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, टेक्स अवे, हैड टेकन अवे, टेकिन अवे या टुक अवे। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों, हिंट आपको आपके क्वेश्चन से ही मिल जाता है। देखेंगे, आपको मैंने बता रखा है एज यू नो दैट कि
एंड के बाद यदि वर्ब का कोई भी फॉर्म आपने देख लिया तो बाद में सेम फॉर्म होता है। आई मीन टू से, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एंड के पहले है तो वर्ब का एंड फर्स्ट फॉर्म एंड के बाद भी होगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड के पहले है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड के बाद भी होगा। समझ पा रहे हैं ना? एंड के बाद दोनों फॉर्म वर्ब के सेम सेम होते हैं। यदि आईएनजी फॉर्म वर्ब का है एंड के पहले तो आईएनजी फॉर्म एंड के बाद भी होगा। अब तो आप जान ही गए होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट है। एंटर्ड एंड के पहले है वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो टुक अवे वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड के बाद भी लगेगा। द थीफ एंटर्ड द रूम मतलब चोर ने कमरे में जो है प्रवेश किया, और टुक अवे भाग गया लेकर के सारे ऑर्नामेंट्स यानी गहनों को। ओके, आगे बढ़ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एज सुन एज ही सा द टीचर ही रन अवे। इसको बताइएगा क्या करेक्शन होगा। सब कुछ करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, नो इम्प्रूवमेंट कुछ दिया ही नहीं है। इसका मतलब आपको ज़रूर से ज़रूर चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। एज सुन एज ही सा द टीचर, जैसे ही उसने टीचर को देखा वह भाग गया। तो आप जानते हैं ना, बहुत अच्छे, सी ऑप्शन करेक्ट है। रन होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रैन होता है और फिर से थर्ड फॉर्म रन हो जाता है। तो रन, रैन, रन। आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है ना, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज़ हो सकता थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रन अवे, ठीक है ना, रन अवे को रैन अवे कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आपको मिल रहा है पुट इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसके बाद है माई फ्रेंड इज़ गुड। आपको बताना है प्लेइंग वॉलीबॉल। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है करेक्ट प्रीपोजिशन में है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए बच्चों। गुड एट बोलेंगे कि गुड इन बोलेंगे, गुड ऑन बोलेंगे या गुड फॉर बोलेंगे। और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको गलती हो सकती है आपसे। बहुत बढ़िया, गुड एट होगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए, गुड हो, ठीक है ना, गुड हो तो एट लगता है, बैड हो तो एट लगता है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अगर वीक हो तो इन लगता है। इसको नोट कर लीजिएगा। गुड हो तो एट है, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट हिस्ट्री, बैड एट इंग्लिश, है ना। लेकिन वीक कहे तो वीक के साथ वीक इन इंग्लिश लगता है, ना कि वीक एट या वीक ऑन। ओके, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन वाले। गुड के साथ बैड के साथ एट लगेगा और वीक के साथ इन लगेगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। चूज द करेक्ट कंजक्शन। बताइएगा, कंजंक्शन यूज़ करना है। द फोन रैंग, फिर कह रहा है आई वॉज हैविंग सपर। सपर मतलब देर रात का भोजन, जो 11 बजे के बाद हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं लेट नाइट डिनर, दैट इज़ कॉल्ड सपर। द फोन रैंग, आई वॉज हैविंग सपर, यानी कि जब फ़ोन बजा तो क्या कर रहे थे हम लोग, हम, आई मीन टू से मैं, सेंटेंस में है आई तो हैविंग सपर। ड्यूरिंग कहेंगे, व्हाइल करेंगे, फॉर करेंगे, इन करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको मिला है ना पीछे, कि टहलते समय मैं मिस्टर ललित से मिला, याद है ना। तो उसमें आईएनजी भरना था, इसमें आपको क्या करना है, व्हाइल भरना है। बहुत अच्छा, यानी कि एक साथ दो काम। यानी आप देख पा रहे हैं कि जब भोजन कर रहा था तो उसी दौरान क्या हुआ, घंटी बजी। ड्यूरिंग अगर आप करेंगे तो ड्यूरिंग तो सेंटेंस अलग होगा, ड्यूरिंग हैविंग सपर, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर और इनका कोई सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जिस तरीके से सेंटेंस पैटर्न है, व्हाइल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। माई अंकल डाइड द वार। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपसे कहा है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है आज का सेशन। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और आप जो है उसको ध्यान दीजिएगा। आपका सेंटेंस मिल रहा है डाइड। अब डाइड के साथ आपको क्या यूज़ करना है,
बताइएगा बच्चों, डाइड के साथ आपको क्या यूज़ करना है। देखिएगा, कह रहा है, सेंटेंस को समझिएगा। यहाँ पर आपको अगर डाइड, ठीक है ना, डाइड के साथ कोई डिजीज़ हो, ठीक है, तो ऑफ लगता है, ठीक है। अदर रीज़न हो तो फ्रॉम लगता है, और युद्ध हो तो इन लगता है। ध्यान रखिएगा, इन लगता है। बीमारी से मृत्यु हो तो ऑफ लगता है, डाइड ऑफ कैंसर। कोई अदर रीज़न हो तो डाइड फ्रॉम, ठीक है, डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो है डाइड इन लगे तो वॉर होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, रोग होता तब ऑफ करते। क्वेश्चन नंबर 11 का सी करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन वाला। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, चूज द सुटेबल कंजक्शन आई हर्ट माई लेग द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच। ऑप्शंस आर अनटिल, फॉर, इन, व्हेन। बताइएगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। आई हर्ट माई लेग, मैंने अपने पैर को चोट पहुंचाया। द सेकेंड ऑफ हाफ ऑफ द मैच, तो अनटिल करेंगे, इन करेंगे, फॉर करेंगे, व्हेन करेंगे। तो बताइए, सामान्य निकल रहा है ना, बहुत अच्छे। सी ऑप्शन करेक्ट है, इन लगेगा, ठीक है ना, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द मैच में, ठीक है ना, या के दौरान। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का इन करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। फिट हर लाइक अ ग्लोब, इसका मीनिंग क्या है? ये आइडियमिक एक्सप्रेशन है। ऑप्शंस देखिएगा, टू लार्ज, टू शेबी, टू टाइट, या परफेक्टली। जैसा कि बच्चों वर्ड से ही स्पष्ट है, फिट हर लाइक अ ग्लोब, यानी कि ग्लोब मतलब होता है ना ग्लव, यानी दस्ताना। तो फिट हर लाइक अ ग्लव यानी कि ग्लव की तरह फिट हो जाना। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं ना, स्पष्ट निकल रहा है। देखिए, टू लार्ज, टू शैबी, टू टाइट, या परफेक्टली, तो ग्लव क्या हो जाता है? परफेक्टली फिट हो जाता है। ओके, बहुत अच्छा है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिएगा बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। गिफ्ट ऑफ द गैप अगर आ जाए तो इसका मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग। फेयर एंड ऑनेस्ट आ जाए, या फेयर एंड स्क्वायर आ जाए, इसका मतलब ऑनेस्ट। ऐसे कुछ आइडियमिक एक्सप्रेशन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला देख लीजिएगा, टू पुल लॉन्ग फेस, इसका मीनिंग क्या होगा? ये भी आइडियमिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लंबा चेहरा खींचना, सीधी तो यही शाब्दिक मीनिंग निकल रही है, बट यू विल हैव टू चूज द आंसर। लुक्ड सैड, लुक्ड काम, लुक्ड सरप्राइज, या लुक्ड हैप्पीली। बताइएगा, टू पुल लॉन्ग फेस, इसका मतलब क्या होगा? कहते नहीं है मुंह बनाए रखना, या फिर अगर आपका मन बिगड़ गया तो आपके चेहरे पे दिखाई देगा, और आपका मूड ठीक होते टाइम लगेगा। तो इसका मतलब बहुत बढ़िया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का ए करेक्ट आंसर है। लुक्ड सैड यानी कि दुखी होना या दुखी दिखना। अंडरस्टूड। लुक्ड काम, लुक्ड सरप्राइज, लुक्ड हैप्पीली नहीं होगा, ठीक है। ये सब तो पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, लेकिन लुक्ड सैड जैसा कि है टू पुल लॉन्ग फेस, तो आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर लुक्ड सैड मतलब दुखी हो जाना, ठीक, मन बिगड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन। आप बताइए इसमें क्या करेक्शन होगा, कौन से पार्ट में एरर है? द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन, यानी कि फ़ैन का ब्लेड टूट चुका है, तो अब क्या होना चाहिए? हम सभी को एक नया फ़ैन ही खरीद लेना चाहिए। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? बताइएगा। द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन। ऑप्शन देख लीजिए, मतलब पार्ट में, ए पार्ट में है ना। ए पार्ट में क्या दिक्कत है बच्चों? ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए हमेशा पॉजेसिव केस में ऑफ लगता है, और पर्सन के सेंस में हमेशा एस एपॉस्ट्रॉफी वाला लगता है। एपॉस्ट्रॉफी एस लगे तो पर्सन के सेंस में, और नॉन लिविंग के सेंस हो तो ऑफ लगता है।
तो द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन, नहीं, द ब्लेड ऑफ द फैन, ये करेक्ट स्टाइल होगा, ठीक है ना। द ब्लेड ऑफ फैन ये करेक्ट होगा, फैंस ब्लेड नहीं होगा क्योंकि ये लिविंग नहीं है। ओके, राम्स सिस्टर करेक्ट है, सिस्टर ऑफ राम नहीं करेक्ट है, उसी प्रकार से फैंस ब्लेड ना करेक्ट होकर के द ब्लेड ऑफ फैन करेक्ट है। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन से जो है एग्ज़ाम में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं पोजेसिव में, यानी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस। जब केस के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लिविंग थिंग के लिए अपॉस्ट्रॉफी यस और नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ लगता है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारे एग्ज़ाम्स में ये कई कई बार पूछे गए वर्ड्स होते हैं, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं आपके लिए लाती हूँ, ताकि आपको कुछ फैमिलियर वर्ड्स की जानकारी हो सके जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ऑप्शन से देख लेंगे, सॉलिलॉकी, एक्सटेम्पोर, असाइड या मैडन स्पीच, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, यहाँ पर सॉलिलॉकी जो होता है वो नहीं होगा आंसर, एक्सटेम्पोर होगा आंसर, असाइड और मैडन स्पीच भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिन भी फ्रेंड्स का आ रहा है आंसर बी वही करेक्ट है। अब चलिए देखते हैं, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा भाषण जब आप कहीं जाएं और आपको बुला लिया जाए कि आइए आप कुछ इस बारे में बोलें, या फिर जो आपको समझ में आए वही आप मतलब उस जो है बात को व्यक्त करें, आपके मन में क्या विचार है। ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। ओके, और जो मैडन स्पीच होता है वो फर्स्ट स्पीच को बोलते हैं। तो अगर कहीं फर्स्ट स्पीच मिले दैट इज कॉल्ड मैडन स्पीच। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं आज तक का मेरा ये प्रथम भाषण है, दैट इज कॉल्ड मैडन स्पीच। ओके, और अगर आप कहीं जाएं बिना तैयारी के आपको भाषण देना पड़े तो आप बोलेंगे इट वाज माय एक्सटेम्पोर। ओके, समझ पा रहे हैं, अब नहीं भूलेंगे ना। सॉलिलॉकी और असाइड जो है ये ड्रामेटिकल टर्म है। इसमें क्या होता है, जब ड्रामा परफॉर्म होता है या कोई मूवी वगैरह आप देखें तो वहाँ पर जो होता है हीरो हीरोइन या कोई भी कैरेक्टर जो अपनी बात को अकेले बड़बड़ाता है स्टेज पर, और उसे लगता है नो बडी इज़ लिसनिंग मी बट ऑडियंस आर ऑलवेज लिसन्ड। ओके, तो याद रखिएगा, ऑडियंस के द्वारा उसको सुना जाता है ना, उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है, उसको सॉलिलॉकी बोलते हैं, ठीक। और एक होता है और स्टेज पे कोई नहीं होता, असाइड भी सेम है बट थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस है। असाइड में भी जो कैरेक्टर होते हैं वो लाउडली अपनी बात को कहते हैं और बगल वाला न सुनने का नाटक करता है और ऑडियंस सुनती है। फिर वो कई बार कहता है ना आपने कुछ कहा, तो कहता नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। कई बार उसको ऐसे असाइड को व्यक्त करते हैं, या कई बार वो धीरे से बोल जाता है, वो नहीं सुन पाता अगला लेकिन ऑडियंस सुन लेती है, या ना सुनने का नाटक करता है, दैट इज कॉल्ड असाइड। अब नहीं भूलेंगे आप, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे, शी इज़, अब कह रहा है गर्ल ऑफ द टाउन, बताएंगे इसमें क्या करेक्ट करेंगे, द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, या द मोर ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, या द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, या अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। क्या करेक्शन होगा इस क्वेश्चन में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, बहुत बढ़िया, द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, आप सभी लोगों को तैयार है। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में एक जो है लड़की की टाउन के सभी लड़कियों से तुलना हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे, ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क, इसको बताइएगा इसमें क्या करेक्शन है। सो के साथ दैट आया है, यहाँ गड़बड़ नहीं है, तो और आप सोचिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है, डिग्री आपने पढ़ी है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये भी क्वेश्चन डिग्री से ही रिलेटेड है, बहुत अच्छे। ए पार्ट में एरर है, क्या एरर है, तो यहाँ पर एज फास्ट एज होना चाहिए था, एज फास्टर एज नहीं होगा। एज के बाद जो सिंपल एडजेक्टिव लगता है उसको लिखना पड़ता है, ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, तो एज फास्ट एज होना चाहिए था। ओके,
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग वाला क्वेश्चन देखिएगा। प्रिमिटिव, इन्वेजन या पैट्रियाटिज्म या रिलीजन, इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो सब तो इनकरेक्ट है, लेकिन एक कोई करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए प्रिमिटिव की करेक्ट स्पेलिंग होती है PRIMITIV। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इसके बाद के क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा। इन्वेजन मतलब होता है ना आक्रमण, INVASION होता है, SSION नहीं होता है ना। इन्वेजन आक्रमण, ये भी गलत है। पैट्रियाटिज्म की स्पेलिंग देख लेंगे, PATRIOTISM, यही करेक्ट है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर डी देखें, जो है 19 का डी ऑप्शन। रिलीजन की करेक्ट स्पेलिंग LRELIGION, यहाँ पे लिखा नहीं है, आई होना चाहिए था। ठीक है ना, GION अगर होता तो करेक्ट होता, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो आपको पता चल गया ना, स्पेलिंग्स आपको ऐसे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आपका पैट्रियाटिज्म है, बाकी इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मिल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यू विल हैव टू फाइंड आउट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स, बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ तो होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें तो कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कुछ नहीं है। EJMR होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, बट कोई नहीं। यहाँ पर आप अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दें तो ए ऑप्शन करेक्ट है, और अगर यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दें तो बी ऑप्शन करेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में डी। तो यहाँ पर पास्ट अगर कर देते तो मिल जाता, बट सारे ऑप्शंस को आपने पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, तो चलिएगा बच्चों, थैंक यू सो मच। क्लासेस को एंजॉय करते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। आपने कितना क्वेश्चन अचीव किया, कितना आपका स्कोर बढ़ा, कैसा आपका अनुभव रहा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, सारी बातों की चर्चा आप कमेंट बॉक्स में करें। अपने स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो को बच्चों शेयर कर दें, लाइक कर दें, और मेहनत से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।